Welcome back to all of you guys. So welcome in another video of MS Biology. If you are an aspirant of a KVS PET Biotechnology, then this video is just for you because in this video I am going to discuss about most important topic of KVS PET Biotechnology syllabus. Okay, so जैसा कि एग्जाम्स की डेट रिलीज हो चुके हैं और ये एग्जाम्स के रिलीज जो डेट्स हैं वो स्टूडेंट के माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किए हुए हैं कि किस तरीके से टॉपिक का सिलेक्शन करें, कैसे अपने एग्जाम्स में एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें और किस तरीके से अपने स्कोर को हम क्या करके इम्प्रूव कर पाएँ, राइट। वन थिंग मोर, आपको अच्छे तरीके से पता है कि एग्जाम्स की प्रिपरेशन सब कोई कर रहा है, राइट। लेकिन आपके स्कोर ज़्यादा अच्छे से हो पाए, आप एग्जाम्स में क्वालिफाई के कैटेगरी में बिलोंग करें, उसके लिए आपको बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी बनानी ज़रूरी होती है। काम को करना और काम को स्ट्रेटजी बेस पे करना, इन दोनों बहुत डिफरेंस होता है। आपके पास, सभी के पास जो टाइम टाइम है वो गिवन फिक्स टाइम है और फिक्स सिलेबस है। उसी सिलेबस और उसी टाइम को यूज़ करके कुछ लोग बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी बना के स्टडी कर पाएंगे जो कि एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। कुछ लोग सिर्फ इस चीज़ को एक्सक्यूज देते रह जाएंगे कि हाँ, टाइम हमें बहुत कम मिला, इतना ब्रॉड सिलेबस था, हमको टाइम मिलता तो ज़्यादा हम कर पाते हैं। सो ये टाइम आपको एक्सक्यूजेस देने का नहीं है और ना ही अपनी एक्सक्यूजेस को लेकर के आप अपनी चीज़ों को परेशान करने का है। ये टाइम है, आप अपने माइंड को और अपने टाइम को दोनों को मैनेज करें कि कैसे ये जो गिवन टाइम है उस पूरे ही लिमिटेड टाइम में आप और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। सो टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ में यहाँ पे आपको माइंड मैनेजमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो चीज़ आपके माइंड में एक बार इम्प्रिंट हो जाती है वो चीज़ उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है। तो कभी भी अपने माइंड में ये बात आप मत डेवलप होने दीजिए कि हाँ, आपके पास टाइम कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, राइट। ये नेगेटिव जो थॉट्स हैं अपने दिमाग से देना आप निकाल दीजिए। इसी लिमिटेड टाइम में और इसी ब्रॉड सिलेबस में से पढ़ करके 4 लोग सेलेक्ट होंगे जो कि वैकेंसी आपकी आई हुई है, राइट। तो उनके लिए कोई अलग से टाइम नहीं होगा, उनके लिए कोई अलग से आपका टॉपिक जो है सिलेबस डिसाइड नहीं किया गया, सबके लिए वही कॉमन चीजें हैं। सो प्लीज फोकस ऑन योर पॉजिटिव वे एंड पॉजिटिव पॉइंट्स, राइट। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है आप उससे फोकस कीजिए और उस हिसाब से क्या कीजिए, काम कीजिए, ताकि जो भी टाइम आपके पास बचा हुआ है उस टाइम पे आप अच्छे से उनको यूटिलाइज करें और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव क्वालिटी वाला आप स्टडी कर पाएं। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली कि किस तरीके से अपने टाइम को और अपने माइंड को आप मैनेज करेंगे और क्या क्या वो टॉपिक्स होंगे जिनको कि जितने भी एस्पिरेंट्स इस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं वो कभी भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, स्किप आउट नहीं कर सकते हैं। ये वाले टॉपिक उनको पढ़ करके ही जाना होगा, राइट। ऐसा करने से आपकी जो स्कोरिंग होगी वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, आप और ज़्यादा क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व कर पाएंगे। साथ साथ अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है और इस टाइम पे कॉन्फिडेंस का बिल्डअप होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कोई कैंडिडेट्स इस रिमेनिंग 20 डेज में अपने आप को मेंटली बहुत अच्छे से एनर्जाइज और एक्टिव रख पाएगा वो डेफिनेटली बेटर काम करेगा। अगर आप यहीं पे अपने आप को सिचुएशंस को अपने ऊपर डोमिनेट होने दिया आपने, तो फिर आप यहाँ से फिर रिकवर नहीं कर पाएंगे और आपके पास टाइम उतना नहीं बचा हुआ है, राइट। सो ज़रूरी है कि आपका मेंटल स्टेटस बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आप काम डाउन होने चाहिए। आपको पैनिक होने की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई बहुत टफ एग्जाम ही नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में बहुत ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें यहाँ से आपसे पूछी जाएंगी। सवाल बहुत ही नॉमिनल होते हैं। आप किसी टॉपिक के बारे में अगर आपको आइडिया है, आपने पढ़ रखा है, तो उस पढ़े हुए टॉपिक से आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो सिचुएशंस को अपने ऊपर आपको डोमिनेट नहीं होने देना है। आप जो भी सिचुएशंस हैं उसमें पॉजिटिविटी आप खोजते रहिए और आप अच्छे तरीके से काम करते रहिए पॉजिटिव अप्रोच के साथ। नेगेटिव थॉट्स को अपने ब्रेन पे और अपने बॉडी के आसपास में कहीं पे भी आप भटकने मत दीजिए, क्योंकि वो हमेशा आपकी बॉडी का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव तरफ ले जाती है। सो बी पॉजिटिव ऑलवेज एंड बी फोकस ऑन योर पॉजिटिव स्ट्रेंथ एंड डू एज वेल एज यू कैन डू, राइट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जिस टॉपिक को आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ करके जाना है। अगर आप उतने टॉपिक को कवर करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपके अभी तक की जो प्रिपरेशन होगी उसमें 15 से 20 क्वेश्चन पढ़ने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। सो देखते हैं वो क्या क्या टॉपिक है और कौन कौन से वो आपके पॉइंट्स हैं जहाँ से आपको आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, मीन्स एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको आपको पढ़ना रहेगा। ओके, सो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं उन पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे ये समझ में आता है कि आपके पूरे सिलेबस का सारा जो यूनिट है वो इक्वली स्कोरिंग नहीं है और वो इक्वली इंपॉर्टेंट भी नहीं है, राइट। ये शायद आप लोगों ने भी एनालिसिस किया होगा और अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। सो आपके पूरे सिलेबस का कल, जैसा कि मैंने कल प्रीवियस वीडियो में आपको पूरा सिलेबस दिखाया हुआ था, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्प्ले हियर द सिलेबस इन द डिटेल्स। सो टोटली आई विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स which is very important for upcoming examinations। okay, so उन सारे सिलेबस में से कुछ जो यूनिट्स हैं उनका स्कोरिंग जो एरिया है बहुत ज़्यादा है,
राइट, मतलब वो वाले जो आपकी यूनिट्स हैं वहां से बहुत फ्रिक्वेंटली सवाल मीन्स क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो आपको उन टॉपिक्स पे फोकस करना है, मीन्स उन टॉपिक को आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। इसका कहीं से मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ इन्हीं टॉपिक को पढ़ेंगे, आपकी बाकी जो पढ़ाई चल रही है वो तो करेंगे ही, लेकिन इन टॉपिक को आपको स्किप आउट नहीं करना, आपको इनको पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर आप पढ़ करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में आपकी स्कोरिंग क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। सबसे ज्यादा जो आपको पूरे बायोटेक्नोलॉजी के पेपर में क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के दिखाई देते हैं। राइट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत ज्यादा आपका स्कोरिंग वाला यूनिट हो जाता है और आप इस यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं और बायोटेक्नोलॉजी के लिए आप टीचर अपॉइंट होने वाले हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग ही बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से होती है। राइट, तो अगर आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का अगर इंटरेस्ट है और अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई तो आप उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, वहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने वाले हैं। सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या क्या चीजें हैं, वैसे तो बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, लेकिन इस पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है सेंट्रल डोग्मा। दैट मीन्स पूरा का पूरा जो आपका कॉन्सेप्ट है कहाँ से कहाँ तक का डीएनए। राइट, तो डीएनए से फिर आपका आरएनए और आरएनए से फिर आपका प्रोटीन, ये आपका जो तीन प्रोसेसेस हो रहे हैं, इन तीनों प्रोसेसेस में होने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन सब के बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है। सो जैसा कि सिंपल, अगर आपका ये डीएनए से डीएनए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा तो उसे आप क्या बोलेंगे, दैट इज द रेप्लिकेशन बोलते हैं। और अगर आपका डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है उसे आप क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। और आरएनए से आपका प्रोटीन बनना है तो उसे आप ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। तो ये आपका जो तीनों प्रोसेस है, दैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशंस एंड ट्रांसलेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इन दोनों के केसेस में आपको डिफरेंसेस और इनमें इन्वॉल्व होने वाले जो एंजाइम्स होते हैं यूकैरियोटिक, इन दोनों के केसेस में कौन कौन से एंजाइम यूज होंगे। लाइक जैसे अगर सपोज हम लोग डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशंस की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज आता है। राइट, आपसे कई बार तो सिंपल सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, ये एंजाइम का ही नाम आपसे पूछ जैसे दे दिया गया कि आप एग्जांपल के डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज किस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो इस तरीके से डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का मतलब हुआ डीएनए ही डिपेंड होगा और डीएनए ही बनाएगा, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होगा। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज मतलब डीएनए पे डिपेंड होकर के बनाएगा क्या, आरएनए बनाएगा, तो वो इन्वॉल्व कहाँ पे होगा, ट्रांसक्रिप्शन पे। इस तरीके के भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में डीएनए पॉलीमरेज कितने टाइप्स के होते हैं, यूकैरियोटिक में डीएनए पॉलीमरेज कितने टाइप्स का होता है। राइट, तो इस तरीके से आपसे सवाल जो पूछे जाते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज के टाइप कितने होते हैं, कौन सा आरएनए पॉलीमरेज किस मॉलिक्यूल को आरएनए को बनाता है, आरआरएनए को बनाने वाला आरएनए पॉलीमरेज कौन सा है, टीआरएनए को बनाने वाला आरएनए पॉलीमरेज कौन सा है। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो आप सेंट्रल डोग्मा में जो आपका प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन का और ट्रांसक्रिप्शन का और ट्रांसलेशंस का, यहाँ से सवाल आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ट्रांसलेशन की बात हम लोग जब भी करते हैं तो वहाँ पे जेनेटिक कोडान भी आपका आ जाता है, जेनेटिक कोडान से भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं, स्टॉप कोडान से लेकर के या फिर इनिशिएशन कोडान से। राइट, यहाँ से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। टीआरएनए के स्ट्रक्चर से कई बार आपका सवाल पूछा जाता है, एंटी कोडॉन और कोडॉन वाले सीक्वेंसेस से कौन से प्राइम पे पाए जाते हैं, या टीआरएनए की ये वाली जो आर्म्स होती है जिसको आप स्यूडो आर्म्स के नाम से भी जानते हैं, ये सवाल आपसे क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो सेंट्रल डोग्मा में आपका डीएनए रेप्लिकेशन, इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो भी चीजें आपकी होती हैं, एंजाइम्स को लेकर के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस को लेकर के, इन सारे टॉपिक्स को आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियरली रखना है। याद रखिए कि आपको बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपसे डिमांड ये की जाती है कि क्या आपको उस चीज का कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं है, तो आपको इसके पास लॉजिक बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपको इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने आप को कि हाँ कौन कौन से एंजाइम का कहाँ कहाँ पे रोल है, या कौन कौन से प्रोसेसेस जो हो रही है वो कौन कौन से लोकेशंस पे हो रही है। कभी कभी आपसे लोकेशन भी पूछ दिया जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस प्रोकैरियोटिक में कहाँ होगा, यूकैरियोटिक में कहाँ होगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस प्रोकैरियोटिक में कहाँ होगा और यूकैरियोटिक में कहाँ होगा, ट्रांसलेशन की प्रोसेस यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कहाँ होता है। इनके लोकेशंस पे भी आप अच्छे से ध्यान रखिए कि यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में बहुत सारे लोकेशंस का वेरिएशन होता है, क्योंकि वहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस है कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं है। राइट, ये सारी चीजें आपसे डिमांड की जाती हैं और आपसे जाना जाता है कि हाँ क्या आपके पास कॉन्सेप्ट उसका है या नहीं है। तो सेंट्रल डोग्मा में आपका ये जो तीनों प्रोसेस मैंने यहाँ पे बताए, आपका डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, ये ज्यादा से ज्यादा आपका अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से, तो आपसे 2 से ढाई दिन का टॉपिक है अगर आपने पढ़ रखा है। और आप इसके सारे जितने भी की नोट्स हैं उन की नोट्स को आप अच्छे से क्या करें, नोट डाउन करते हैं। ये अभी टाइम है आपको बहुत कंसाइज होकर के बहुत ज्यादा एक प्रोडक्टिव वे में पढ़ाई करने की।
आप टाइम जितना दीजिए उसमें आप ये कोशिश कीजिए कि आपने क्या चीज़ कवर किया हुआ है, तो आप उसको शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए हर चीज़ का। जैसे मान लीजिए अगर आपने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ना स्टार्ट किया, तो डीएनए रेप्लिकेशंस में इन्वॉल्व होने वाले जितने भी एंजाइम उनको एक पेज पे लिख लीजिए, क्या-क्या उसका फंक्शन है, उस तरीके से आप उसको नोट डाउन करते जाइए। और फिर इसके बाद आप देखिए कंपैरेटिव एनालिसिस के डीएनए का रेप्लिकेशन जो प्रोकैरियोटिक में हो रहा है और यूकेरियोटिक में हो रहा है, वो किस तरीके से आपका वो डिफर करता है। तो इस तरीके से अगर आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे और पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है। सेंट्रल डोग्मा के जो प्रोसेसेस हैं ये काफ़ी आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी लगेंगे और काफ़ी ज़्यादा यहाँ से सवाल आपसे पूछे गए हैं। जैसा कि मैंने पॉसिबली आपको बता दिया, डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज के टाइप से, उनके फंक्शन से, कौन सा मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करेगा उनसे, जेनेटिक कोडान से, प्रोटीन सिंथेसिस से, बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को कोई भी एस्पिरेंट जो कि केवीएस पीटी बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम देने जा रहा है वो इग्नोर नहीं कर सकता है। दूसरा आपका जो यूनिट आता है दैट इज सेल बायोलॉजी, और सेल बायोलॉजी में वैसे तो काफ़ी सारा सिलेबस दे रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या क्या है। पहला तो सेल साइकिल, आपको सेल साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि सेल साइकिल के फेजेस में कौन कौन से आपके प्रोसेसेस हो रहे हैं और किसका इसका सीक्वेंस क्या है। जैसे G1 है, फिर इसके बाद S है, इसके बाद फिर G2 है, फिर इसके बाद M है। तो कई बार तो आपसे यही सीक्वेंस, यही ऑर्डर ही इनसे पूछ दिया जाता है, राइट। जैसे कि इनको फेज में डिवाइड किया जाता है कि कौन कौन सा आपका डिवीजन फेज होता है, कौन सा आपका प्रिपरेटरी फेज होता है। इस टाइप के सवाल आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। G1 फेज में क्या होता है, S फेज में क्या होता है, या डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है वो कौन से फेज में होती है। नॉर्मल टाइप के इस तरीके के सवाल आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं, राइट। सो सेल साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। ईच एंड एवरी जो सब फेजेस हैं उन फेज में होने वाले इवेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, और आपका जो डिवीजन है सेल डिवीजन का दैट इज द मियोसिस एंड माइटोसिस, इन दोनों का लॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से वो डिफर है और किस तरीके से आपका वो प्रोसेस होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि हाँ, जो डिवीजन होता है वो दो तरीके का, दैट इज आपका इक्वेशनल डिवीजन और रिडक्शनल डिवीजन, मींस मियोसिस एंड माइटोसिस। तो आप उनके बारे में भी स्टडी करें, खास करके जो आपके मियोसिस के प्रोफेज के फर्स्ट वाले जो फेजेस होते हैं उनके सीक्वेंस को याद आप रखिए, उनमें होने वाले इवेंट को आप याद रखिए। जैसे जाइगोटीन में क्या हो रहा है, पैचेटीन में क्या हो रहा है, लैक्टोटीन में क्या हो रहा है, डाइकाइनेसिस में क्या हो रही है, राइट। डाइवेलेंट का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, टेट्राड का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है। ये सारे जो सवाल हैं आपसे बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो एक पेज लीजिए, एक पेज पे सेल साइकिल और सेल डिवीजन के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको आप राइट डाउन कीजिए, और उनको आप देखिए कि हाँ, सिनॉप्सिस की प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस कौन से स्टेज में हो रहा है, राइट। टेट्राड का फॉर्मेशन कौन से स्टेज पे हो रहा है, काइजमेटा का फॉर्मेशन कौन से स्टेज में हो रहा है, सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कौन से स्टेज में हो रहा है। यही सारे सवाल आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप सेल डिवीजन और सेल साइकिल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको 2 से 3 क्वेश्चन ये देके ही जाएगा, राइट। तो इस तरीके के आप एक एक टॉपिक के अलग अलग पेजेस पे शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, यही टाइम है, और आप उसको रिवीजन करते रहिए। जितना आप पढ़िए उसके जो की चीज निकल करके आती है आपकी इंपॉर्टेंट वाली, जहां से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, आप उनको नोट करते रहिए। इसके बाद आपका आता है ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीसोम। ये 3 ऑर्गेनेल आपके वैसे हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप ईआर को भी पढ़ सकते हैं, इसके साथ साथ में गोल्गी कॉम्प्लेक्स को भी पढ़ सकते हैं। ये टॉपिक से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। कई बार आपको फंसाने के लिए न्यूक्लियस में होने वाले जो इवेंट होते हैं उनके बारे में भी सवाल आपसे पूछा जाता है। बट ये 3 जो ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीसोम्स, इनका आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। क्लोरोप्लास्ट में आपका फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा आपका ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, पेरोक्सीसोम में भी होते हैं। तो इन तीनों ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर और इनमें होने वाले फंक्शंस के बारे में बहुत ज्यादा क्लियरिटी आपकी होनी चाहिए। आप एक पेज पे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम को तीनों ऐसे एक रो बनाइए, और तीनों में होने वाले जो इवेंट मींस जो प्रोसेसेस होते हैं उनको राइट डाउन कीजिए। फिर आप उनके कंपैरेटिव स्टडी कीजिए कि कौन कौन से में क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। जरूर पढ़िए, और यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका आता है बायोकेमिस्ट्री, जो कि आपके पूरे सिलेबस का सबसे लेंदी सिलेबस में से माना जाता है, और यहाँ से बहुत सारे सवाल आपसे नॉर्मल बनते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में आपको देखा जाए तो बेसिकली 2 पोर्शन है, एक तो आपके बायोमोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर का, और दूसरा उनके मेटाबॉलिज्म का। तो बायोमोलिक्यूल्स जितने भी हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है वो क्या, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा आपका क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपके बहुत ज्यादा स्कोरिंग वाले टॉपिक है। कार्बोहाइड्रेट में से आपका पूरा कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर में जैसे आपके रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर से सवाल आपके आते हैं, और इसके बाद आपका जो डाइसेकेराइड्स जो लिंकेज होती है, जैसे आपका सुक्रोज में या फिर माल्टोज में या फिर लैक्टोज में
किस टाइप का लिंकेज है, यहाँ से सवाल आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप उनके लिंकेज को भी आप अच्छे से याद रखिए। अल्फा है, बीटा है, 1 है, 4 है, 1 है, 2 है, 1 है, 1 है, 1 है, 6 है, क्या है उसको आप अच्छे से ध्यान रखिए, राइट। न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस पूछा जा सकता है, वहाँ पे पाए जाने वाले जो बॉन्ड होते हैं उनसे पूछा सकता है। और प्रोटीन से इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं चारों, दैट इज द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी, इनके स्ट्रक्चर से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं। ये सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी आपको अपलोड करके वीडियो यूट्यूब पे दे रखा है। अगर आपका नहीं तैयार है तो आप उसको देखिए, आपसे वहां से बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं इन सारे स्ट्रक्चर्स में। सो बायोकेमिस्ट्री में आपको जो स्ट्रक्चर पढ़ना है वो कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक एसिड का और प्रोटीन का, इन 3 मॉलिक्यूल्स का आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है डी ऑलर का, क्या एनोमर होते हैं, क्या एपीमर होते हैं, क्या आइसोमर होते हैं, इंसियोमर, डायस्ट्रियोमर, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये यहाँ से सवाल आपसे बनते हैं। न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर्स के लिए जो उनका स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का, वो किन एलिमेंट से मिलकर के बना है, इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। साथ साथ आपका जो प्रोटीन आता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर का आपका होना चाहिए। खास करके आपको जो ध्यान देना है वो सेकेंडरी वाले स्ट्रक्चर्स पे, जहाँ पे 2 आपके पार्ट आ जाते हैं, दैट इज द अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स। तो इन दोनों ही टॉपिक को आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में से बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। दोनों का डिफरेंस क्या होता है और बीटा स्ट्रक्चर जो होते हैं वो, और अल्फा स्ट्रक्चर का क्या रोल होता है, कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सारे सवाल आपसे पॉसिबली यहाँ से पूछे जाते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर्स में और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में कभी कभी आपसे डिफरेंस पूछ देता है, और यहाँ पे जो जो केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं उन बॉन्ड के बारे में एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो प्रोटीन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक माना जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेटाबॉलिज्म की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा आपका कार्बोहाइड्रेट, जिसके लिए बहुत सारे साइकिल्स का आपको पढ़ाया गया, आपने पढ़ा भी है। ग्लाइकोलिसिस से लेकर के पूरा आपका ईटीएस तक का जितने भी साइकिल्स यहाँ पे चलते हैं एक कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए, मींस एनर्जी को रिलीज करने के लिए, तो वहां से आपसे सवाल बनते हैं। जैसे टीसीए साइकिल हो गया और आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गई, इन तीनों पाथवे को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। कहाँ पे इनका लोकेशन होता है, प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में कौन से पार्ट में पाए जाते हैं, कितनी एटीपी करने, कितने एनएडीएस, कितने एफएडीएस का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, ये सारे सवाल आपसे पॉसिबल पूछे जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म आप जरूर से जरूर पढ़ करके जाइए। प्रोटीन सीक्वेंसिंग से भी कभी कभी सवाल आपसे पूछ दिया जाता है, तो प्रोटीन सीक्वेंसिंग के जो मेथड आपको दिए गए हैं उन मेथड को भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और प्रोटीन के एनालिसिस करने के लिए जो कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे लाइक एजिडिन हाइड्रोजन जो टेस्ट होता है, उससे भी सवाल आपसे 2013 में पूछा जा चुका था प्रोलीन को लेकर के, कि नॉर्मल जो आपके एडिन हाइड्रोजन टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे अलग कलर देते हैं, जबकि आपका जो प्रोलीन होता है वो अलग कलर देता है। तो क्या इनका कॉन्सेप्ट है, इसको अगर आपने नहीं पता है तो आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, वहां पे आपको बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है। तो इस टॉपिक को आपको बायोकेमिस्ट्री में जरूर से जरूर पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल, जो कि स्ट्रक्चर भी होगा और इनका मेटाबॉलिज्म भी होगा, राइट। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका वेक्टर्स। वेक्टर्स में आपको 3 कैटेगरी मिलेगी, दैट इज बैक्टीरियल वेक्टर्स मिलेंगे, वायरसेस वेक्टर मिलेंगे, प्लांट वेक्टर मिलेंगे, राइट। तो आपको वहां पे जो कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर है उन वेक्टर का नाम दे रखा है। वेक्टर को बेसिकली हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो आपका क्लोनिंग वेक्टर और दूसरा क्या होता है एक्सप्रेशन वेक्टर। तो उनके एग्जाम्पल्स, उनकी इफिशियंसी, सबसे ज्यादा जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो यही पूछा जाता है कि किसी भी जो वेक्टर्स होते हैं उनकी जो लेंथ, जो मतलब जो क्लोनिंग एफिशिएंसी होती है वो किस ऑर्डर में होती है, जैसे फेज है, कॉस्मिड है, फास्मिड है, राइट। और ये सारे जो वेक्टर्स होते हैं इनसे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का आपका एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से पहले किए गए, क्या अभी रिसेंट चल रहा है, इनके बारे में थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, वहां से आपको अपडेट मिल जाएगा। कुछ उसके नोट्स बनाइए कि जीएमओ में क्या अभी रिसेंटली चल रहा है, कौन सा नया स्पेसीज जीएमओ बनाया गया है, या सबसे पहला कौन बनाया गया था, किसका अभी मार्केट में अवेलेबिलिटी चल रही है। जीएमओ को बनाने के लिए, जैसे फ्लेवर सेवर टोमेटो है, उसको बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, गोल्डन राइस के लिए क्या कॉन्सेप्ट बोलता है, या फिर बीटी कॉटन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सारी चीजें आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। एप्लीकेशंस में ज्यादातर आपसे एग्रीकल्चरल जो एप्लीकेशंस है वो पूछे जाते हैं, एग्रीकल्चर के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज होता है और किस तरीके से ये आपके लिए क्या होता है, यूजफुल होता है, राइट। तो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस में सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना है वो कौन से फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, कि कौन से एग्रीकल्चर के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस हैं। प्लांट को रजिस्ट बनाने के लिए, प्लांट को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए, प्लांट को और ज्यादा डिजीज सिक्योर करने के लिए, ये सारे आपसे जो लॉजिकल सवाल होते हैं वहां से पूछे जाते हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी में आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली चीज है क्या हो, वेक्टर है। वेक्टर की अलग अलग वेक्टर्स के फीचर्स हैं और उनकी अलग अलग कैपेसिटी होती है डीएनए की लेंथ को होल्ड करने की, राइट। और जीएमओ में आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया 3-4 एग्जांपल, उनको आपको अच्छे से ध्यान देना है।
एप्लीकेशंस बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ पे है पॉसिबली वो पढ़ लेना है। सबसे ज़्यादा आपको एग्रीकल्चर फील्ड में और हेल्थ मीन्स मेडिसिन वाले फील्ड में आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में बेसिकली आपका वही पूरा वायरस और बैक्टीरिया का बेसिक फीचर्स है, उनके ग्रोथ है, उनके स्ट्रक्चर से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सवाल आपका बनेगा कहाँ से, ग्रोथ काइनेटिक्स से। तो ग्रोथ काइनेटिक्स क्या होती है, किस तरीके के यहाँ पे कर्व होता है और कैसे आपका ये क्या क्या फेज ये बताता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होती है। तो बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व को आपको अच्छे से देख लीजिए, जिसे आप ग्रोथ काइनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है माइक्रोबियल ग्रोथ से। वायरस का स्ट्रक्चर, वायरस के फंक्शन, उनके कंपोनेंट्स के बारे में भी आपको एग्जांपल पता होना चाहिए। आरएनए कंटेनिंग वायरस, डीएनए कंटेनिंग वायरसेस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, इस तरीके के एग्जांपल आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं, आप इनको अच्छे से ध्यान दीजिए। इसके बाद आता है आपका जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल जो चेंजेस होता है क्रोमोसोम नंबर में, जिसमें से आपसे सही बहुत सारे डिजीज से पूछे जाते हैं, ट्राइसोमी से, मोनोसोमी से, नलीसोमी से, राइट, टेट्रासोमी से। ये सबसे जो एग्जाम में सवाल होते हैं, जैसे क्लिनफिल्डर सिंड्रोम हो गया, और आपका इसके बाद पटाउन सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, राइट, ये डाउन सिंड्रोम हो गया। ये सारे जो सिंड्रोम होते हैं उनका आपको जेनेटिक्स दे दिया जाता है, जीनोटाइप आपको दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि किसको कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके के सवाल आपसे यहाँ से बनते हैं। तो स्ट्रक्चर में और नंबर में जो चेंजेस आते हैं क्रोमोसोम्स के, उनके पीछे का लॉजिक क्या है और कौन कौन से पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं, इन सब को लेकर के वीडियोस ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे बने हुए हैं। अगर आपका प्रिपरेशन नहीं हो पाया है तो आप उस वीडियोस को देख लिए। आधे घंटे में दोनों टॉपिक आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। आधे आधे घंटे का ही वीडियो होगा, स्ट्रक्चरल के लिए भी और उसके बाद आपका न्यूमेरिकल के लिए भी। तो ये आपका यहाँ से सवाल आपसे जरूर से जरूर पूछे जाते हैं, और खास करके क्लिनफिल्डर सिंड्रोम से या आपका पटाउन सिंड्रोम से, एडवर्ड सिंड्रोम से, इन्हीं सबसे आपसे पूछा जाता है। बार बॉडी का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, वहां से भी सवाल आपसे बनते हैं। इसके बाद आपका आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। सिर्फ ह्यूमन बींग्स में नहीं, बर्ड्स में, इन सब में आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं कि बर्ड्स में क्या होता है, किस तरीके का डिटर्मिनेशन होता है, या फिर ड्रोसोफिला में किस तरीके का होता है, या फिर ह्यूमन बींग्स में कैसा होता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो अलग अलग क्लास ऑफ ऑर्गेनिम्स में पाया जाता है, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो इसके लिए भी वीडियोस मेरे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के नाम से, आप उसको देख लीजिए। आपका वहां से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है इंस्ट्रूमेंटेशन, जो कि सबसे ज्यादा आपसे सवाल पूछे जाते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बाद अगर किसी का वेटेज आता है तो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन का आता है, और इस इंस्ट्रूमेंटेशन में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपका क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के कुछ जो टाइप्स होते हैं, जैसे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी होती है, ये सबसे आपसे पॉसिबिलिटी बनता है ज्यादा पूछे जाने की। स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी विजिबल और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये तीन आपके ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो बन सकते हैं। इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस से बैंड से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, डीएनए और प्रोटीन दोनों के इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप पढ़ लीजिए। पीसीआर जो है वो, पीसीआर में सबसे ज्यादा आपसे रियल टाइम या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मींस आरटी-पीसीआर के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद आपकी आती है ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग में आपका तीन होता है, दैट इज साउदर्न ब्लॉटिंग होती है, इसके बाद आपका नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होता है, फिर इसके बाद आपका वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है। तो इन तीनों ब्लॉटिंग से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो जैसा आप जानते हैं, साउदर्न डीएनए के लिए किया जाता है, नॉर्दर्न आरएनए के लिए किया जाता है, वेस्टर्न प्रोटीन्स के लिए किए जाते हैं। तो कई बार आपसे आपसे यही सिंपली सवाल यही पूछा जाता है कि साउदर्न ब्लॉटिंग का प्रिंसिपल क्या है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग किस लिए यूज किया जाता है, यही सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि बेसिकली जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको कि आपको पढ़ के जाना ही जाना है, मतलब आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बाकी आपको जो पढ़ना ही, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको यही पढ़ना, लेकिन इनको आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। अगर आप इतना भी तैयार अच्छे से कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो स्कोरिंग होगी वो जरूर इम्प्रूव हो जाएगी। सो अभी आप अच्छे से अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, और इन सारे टॉपिक को जो मैंने आपको यहाँ पे सजेस्ट किए हैं उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, उनको नोट्स बनाइए, उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तब जाकर के कहीं आपकी इंप्रूवमेंट अच्छे से आपको दिखेगी, और कंसिस्टेंटली आपकी बनी रहनी चाहिए। और आप ये जो रिमेनिंग टाइम्स बचे हैं उसमें आप लापरवाही नहीं कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। और बाकी फर्दर कोई अगर डिटेल्स हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आपकी तैयारी को लेकर के, तो आप अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं। पॉसिबली जो आपके लिए सॉल्यूशन होगा वो दिया जाएगा। और वन थिंग मोर, मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है, जिसका कि टेस्ट आज से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप लोग मॉक टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मेरे यूट्यूब के वेब पेज पे दिया हुआ है, 8318917792 पे। उस पे नंबर पे कॉल करके आप मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्लासेस अभी ऑन गोइंग है, चल रही हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस से भी जुड़ना चाहते हैं तो वहां उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।